हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे अभी फिजिक्स क्लास चल रही है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी में आज का टॉपिक रहेगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत वास्तव में है क्या और क्यों इसको पढ़ने की जरूरत है, इसी बारे में आज हम चर्चा करें। तो आपने अभी तक पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो किस प्रकार से लगता है, और अब उसी के साथ वो हमने सीख लिया है। तो उसी के साथ मान लो कि दो बिंदु आवेश ना उपस्थित हो के 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट 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 ऐसे अनंत बिंदु आवेश हो, तब उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल हम कैसे निकालें, इसी के बारे में हमें सीखना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। चित्र में हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से R1 दूरी पर, इस मूल बिंदु से R1 दूरी पर देखो एक बिंदु है, बिंदु आवेश जो क्या है Q1। अब इसी प्रकार मूल बिंदु से R2 दूरी पर एक बिंदु आवेश और हमने लिया है जो कितना है Q2, जिसका परिमाण Q2 है। इसी प्रकार O बिंदु से R3 दूरी पर एक बिंदु आवेश और लिया है जिसका परिमाण क्या है Q3, राइट। तो हमने इतने बिंदु आवेश ले लिए। अब हमने क्या किया कि अब Q2 ने, अब Q2 भी Q1 पर बल आरोपित करेगा, Q3 भी Q1 पर बल आरोपित करेगा यानी लगाएगा। और अगर Q4 होता तो वो भी Q1 पर बल लगाता, Q5 होता तो वो भी Q1 पर बल लगाता, और इसी प्रकार अनंत जितने भी आवेश होंगे वो सभी आवेश Q1 पर ही बल लगाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे माना कि खूब बड़ा पत्थर है, खूब बड़ा पत्थर है या कोई बड़ी गाड़ी है। अब उसको ढकेलना है, तो उसको ढकेलना है तो एक इंसान है तो उसी पे बल लगाएगा, दूसरा आदमी आएगा तो उसी पे बल लगाएगा, और 10 आदमी आएंगे तो भी उसी गाड़ी पे बल लगाएगा, तब वो आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? कितना वो आदमी आ जाए उसी गाड़ी को पीछे से धक्का देंगे, पीछे ही लगाएंगे बल, तभी तो वो आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर 10 आदमी आ जाए, 20 आदमी आ जाए तो वो भी गाड़ी के पीछे ही बल लगाएंगे, तब वो आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार इसमें है कि कितना वो आवेश उपस्थित हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, अनंत आवेश हो, कितना वो आवेश हो, लेकिन वो सब बल लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे? Q1 पर ही लगाएंगे। और यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और इसका टॉपिक का नाम ऐसा भी है कि बहुल आवेश के कारण, बहुल माने बहुत सारे, बहुल आवेश के कारण लगने वाला बल, या आवेशों के या कूलाम के लिए, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तमाम प्रकार से जो अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं, इससे आपको घबराना नहीं है, आप तो बस मात्र समझ लीजिए। तो आइए हम अब इसके बाद देखिएगा, अब जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा, Q2 जब Q1 पर बल लगाएगा तो किस दिशा में लगा रहा है? इसी दिशा में लगा रहा है कि नहीं? Q2 Q1 पर बल लगा रहा है तो किस पे लग रहा है? 1 पे। और कौन लगा रहा है? 2। तो बल का नाम हो जाएगा F12 वेक्टर। क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। इसी प्रकार Q3 किस पे लगा रहा है? Q1 पे बल लगा रहा है, तो किस पे? 1 पे लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ठीक है ना। तो ये बल इस दिशा में, ऊपर की दिशा में, तो ये हो जाएगा F13 का वेक्टर। इसी प्रकार अच्छा, इन दोनों बलों का ये परिणामी बल है, क्या है? F। ये दोनों बलों का परिणामी बल है F वेक्टर, राइट। अब जब Q2 ने Q1 पर बल लगाया, समझ में आ रही? Q2 ने Q1 पर बल लगाया तो बल विस्थापन की दिशा तो सेम होती है कि नहीं? जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में विस्थापन होगा।
तो इस दिशा में विस्थापन होगा, तो विस्थापन कितना हुआ, r12 का वेक्टर। इसी प्रकार Q3 ने कहां लगाया, Q1 पर लगाया बल, तो ऊपर लगाया तो विस्थापन भी ऊपर ही होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, r13 का वेक्टर, ये इसका वो हो गया विस्थापन। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब चलिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत में आपको लिखना क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो, ये पूरा निकाय है एक, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो एक आवेश यानी हमने Q1 को लेके चल रहे कि Q1 पर लगने वाला बल, उनमें उपस्थित अनेक आवेशों के कारण, देखो अनेक आवेश जे है ना, एक जे है एक जे है, और भी आवेश ले सकते हैं, तो उनमें उपस्थित अनेक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग लगने, अब देखना जितने आवेश होंगे वो अलग अलग बल लगाएंगे, ठीक है, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। अब अलग अलग बल कैसे होंगे, जैसे हमने अभी बताया ना, कोई इंसान जैसे गाड़ी को ढकेला है तो सब जने एक सा बल थोड़ी लगा पाएंगे उस गाड़ी में। लो मान लो कोई बच्चा हो तो बच्चा बड़े जितना बल लगाएगा क्या, कोई मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति, यदि कोई वृद्ध व्यक्ति धक्का लगा रहा है कार में तो वो उतने यंग मैन जैसा थोड़ी लगा पाएगा, सबकी ताकत सबके बल अपने अपने अलग अलग होंगे। तो इसी प्रकार इसमें है कि अलग अलग जैसे आवेश है तो अलग अलग आवेश द्वारा अलग अलग बल लगाए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उनमें उपस्थित अनेक आवेशों के कारण लगने वाला, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यह है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर आपको व्यंजक की हेडिंग डालना है। हम इसका व्यंजक कैसे फाइंड आउट करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। व्यंजक में आप लगेंगे माना कि Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट, Qn आवेश, नहीं सॉरी ऐसा लगना है, माना कि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4, डॉट डॉट डॉट, Qn आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः नहीं, जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, डॉट डॉट, Rn है, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है क्योंकि हमने यहाँ 3 आवेश दिखाए हैं, बहुत सारे आवेश। एक बार फिर से, माना कि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट, Qn आवेश उपस्थित है तथा जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, डॉट डॉट, Rn है, ठीक है। इसके बाद और कुछ लिखा भाषा में है, और लिखा कुछ, अरे तुम्हारे पास में रख लेंगे, नहीं है, ठीक है, इतना ही लिखना है बस, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। फिर हम लिखेंगे तब, ठीक है, तब लिखने के बाद, अच्छा पहले हम Q2 का निकाल लें, वो Q2 का यहाँ का, ठीक है, तो हम लिखेंगे तब आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलम बल। अब सीधे बल निकालते जाओ, ठीक है, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो अब देखो Q2 के कारण Q1 पर बल कौन सा लग रहा है, F12, क्या लग रहा है, F12, यहां लिखेंगे हम F वेक्टर 12 बराबर क्या बनेगा, सूत्र तो आता है ना, 1/4πε0 इंटू, अच्छा आवेश कौन कौन है, Q1 है और Q2 है, तो आवेश लिखेंगे हम इधर कितना, Q1 वो इंटू Q2 अपॉन, अब क्या चाहिए इसकी दूरी, तो Q2 से Q1 की दूरी देखो कितनी है, R12 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R वेक्टर 12, ठीक है, और
स्थिति सदिश आएगा, स्थिति सदिश वो सॉरी एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या आएगा R12 का कैप। ओके, तो समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, सीधा 1, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हाँ हाँ 1 मिनट सॉरी भूल गए, लो ठीक है हो गया जी, ये पहला हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से Q3 के कारण, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल, तो देखो ऊपर क्यों ये लग रहा है, तो कितना है F13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम F13 का वेक्टर इक्वल जी बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बल किन किन के बीच लग रहा है, Q1 और Q3 के बीच लग रहा है, और बटे अब इसका विस्थापन कहाँ ऊपर होगा, दूरी कितनी है R13, तो क्या करेंगे हम R वेक्टर 13 और परिमाण लगा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, राइट, और इनटू इसका एकांक सदिश कितना आएगा R13, लो ये आ गया, समीकरण नंबर कितना हो गया, कितने, अरे वेक्टर लगा रहा, लो समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि और आवेश उपस्थित होते तो और आवेश के कारण तो हम लिखेंगे नीचे लिख देंगे, यहाँ आप चाहो तो डॉट 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डॉट 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 कर दो। ठीक है, अब लिखेंगे अतः n आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अतः n Qn आवेश, अतः Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, आएगा आपका F1n, n के कारण लग रहा है ना, तो F1n वेक्टर बराबर जी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आएगा Q1 इंटू Qn, और बटे कितना आएगा R1n, और इस पे क्या आएगा वेक्टर होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू इधर कितना आएगा R1n और कैप आ जाएगा, एकांक सदिश। ठीक, इसको दे समीकरण नंबर कितना 3। इस प्रकार से हमने सभी आवेशों के कारण बल निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है परिणामी बल, कि परिणामी बल Q1 पर कितना, टोटल कितना लग रहा है, टोटल बल निकालना है, क्योंकि इस Q1 पे इसने लगाया, इसने लगाया और भी आवेशों ने लगाया, तो अब टोटल बल कितना लगा तो उसकी मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे अतः Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, अतः Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, तो कितना हो जाएगा जी, आएगा F वेक्टर बराबर, F वेक्टर बराबर आएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 और प्लस F1n, ठीक है ना, 1n वेक्टर। अब सबके मान रख लो समीकरण 1 2 3 से, तो रखिएगा F वेक्टर बराबर F12 का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 और अपॉन R12 वेक्टर होल स्क्वायर, और इंटू कितना आएगा R12 का कैप, फिर प्लस इसका रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये है Q1 Q3 और बटे R13 का वेक्टर और होल स्क्वायर साथ में, और इंटू कितना आ जाएगा R1 नहीं हो 13 तो चल लो R13 का कैप, फिर प्लस क्या आएगा डॉट डॉट है
डॉट डॉट आएगा और फिर प्लस ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अच्छा अब कितना आएगा Q1 इंटू QN बटे R 1n है, और वेक्टर होल स्क्वायर और इंटू आएगा R 1n कैप। इस प्रकार से इतने आपको मान रख लेने। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, पहले तो जी देखना है आपको। कॉमन देखो ऊपर से Q1 सब में आ रहा हूं, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में आ रहा हूं, और कुछ तो आ नहीं रहा है, इतना ही आ रहा है, तो बस ऊपर से मिटा दें। चलो ऊपर का मिटा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ एफ वेक्टर बराबर है ना, एफ वेक्टर बराबर, तो क्या आ रहा है, ऊपर Q1 आ रहा है कॉमन और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0। समझ में आ रही, ऊपर Q1 आ रहा है कॉमन और नीचे क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक चालू करो, तो अंदर जो बच रहा है केवल वो लिखो, क्या बच रहा हो, पहले में Q2 बच रहा हूं और बटे R12 है ना, R12 का वेक्टर और होल स्क्वायर, ठीक है, और R12 का कैप, इतनी बचा, फिर प्लस, फिर क्या बच रहा है Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन ए, हाँ जी तो कॉमन ले लिए, R13 ठीक है, और वेक्टर होल स्क्वायर इंटू R13 का कैप और प्लस डॉट डॉट, ठीक है, और फिर प्लस, फिर क्या बच रहा है QN और बटे कितना आएगा R1n, ठीक है, वेक्टर और क्या आएगा होल स्क्वायर इंटू R1n का कैप, इतनी बचा, बस इतना बच रहा है। तो अब चूंकि ये सब क्या है प्लस में है, जुड़े हैं, तो जोड़ने के लिए ऐसे में हम एक चीज जानते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जब बहुत सी राशियां हैं और उनको जोड़ना है तो या तो काय का यूज करते हैं सिग्मा का, और या फिर करते हैं समाकलन का, ठीक है, तो हम समाकलन का यूज नहीं करेंगे, हम काय का करेंगे सिग्मा का यूज करेंगे। चलिए देखिए इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए फाइनल अंत में आंसर आएगा एफ वेक्टर बराबर, ठीक है, Q1 अपॉन कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कांस्टेंट राशि है ना वो तो सिग्मा से बाहर ही रहेगी कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इन पूरे के लिए जो जोड़ में इसके लिए एक बड़ा वाला सिग्मा लगाना है, क्या लगाना है, बड़ा वाला, ऐसा, ये कहलाता है कैपिटल सिग्मा या बड़ा वाला सिग्मा, राइट। अब देखिए या हमें इसमें क्या करते हैं, जोड़ के लिए हम आई लिखते हैं, जोड़ के लिए क्या लिखते हैं आई, पिछली साल भी लिखा था हमने, तो आई बराबर, अब ये जोड़ कहां से कहां तक हो रहा है, आई बराबर, ऊपर देखो तुम, यहां से कहां से हो रहा है, ये 1 से नहीं 2 से हो रहा है, देखो Q2 Q3 डॉट डॉट QN। अब देखना इधर भी देखो, जैसे ये देखा R1 तो सब में है, तो 1 तो माना नहीं जाएगा, कहां से बदल रहा है 2 3 फिर डॉट डॉट और फिर n तक, यानी 4 5 भी आएगा, ठीक है, तो 2 से जोड़ हो रहा है सीधा n तक, तो यहां लिखेंगे हम I इक्वल टू 2 से लेके कहां तक n तक, तो ये होगी सिग्मा की लिमिट सिग्मा की लिमिट होगी। अब अंदर लिखना है, तो अंदर देखो ये Q का रहा है, जुड़ रहा है Q1 वो Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसा चलेगा, QN तक का नहीं, तो ये Q क्या हो रहा है, जुड़ रहा है,
तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, Q और संकेत में I बटे, संकेत में क्या लिख देंगे I, QI हो गया। अब इधर देखिए इसी प्रकार R1 है, R1 भी जुड़ रहा है, R1 है ना, वो 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार ऐसे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 I, ठीक है, R1 I वेक्टर और पूरे का क्या आएगा स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लिखा। अब देखिए अब लिखना है कैप वाला, तो कैप वाले में क्या है R1N है, ठीक है, क्या लिख देंगे हम R1 I और क्या लगा देंगे कैप। ये हो गया आपका सिग्मा रूप। समझ में आ गई चीजें कि नहीं, नहीं आई हो तो बताओ, तो पूछो फिर। हाँ, आई का मतलब होता है जोड़, आई का मतलब जोड़ होता है। तो यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत खत्म हुआ है? नहीं आया तो क्या करना चाहिए, लक्ष्य हो रही 4-5 मिनट के लक्ष्य कहाँ बनाओ, चले चलो अगला देखिएगा। अब इसमें हम एक टॉपिक और लेके चल रहे हैं, छोटा सा है, वैसे भी आपको बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ लेना, फिर भी हम समझा देते हैं। कौन सा था, आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आवेश घनत्व की बात करें हम। तो देखिए बेटा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, छोटा सा टॉपिक है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम पहला समझते हैं, पहला क्या है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व पहला है आपका रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये होते हैं 3 प्रकार के। इनकी परिभाषाएं बहुत सिंपल है। देखिए जैसे रेखीय आवेश घनत्व है तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब आवेश का वितरण, ठीक है, जब आवेश का वितरण किसी चालक की सरल रेखीय पृष्ठ पर होता है, उसकी उसमें बुक्स में पढ़ना परिभाषा क्या है। हाँ, रेखीय चालक पर, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर होता है तो उसकी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो जब वो आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक पर होता है, सरल रेखीय मतलब जैसे एक कोई लंबा तार है, ठीक है,
लंबा क्या है, तार है, एल्यूमिनियम का हो या तांबे का, तो वो तो एक सरल रेखा में है कि नहीं, जो लंबा तार है वो तो सरल रेखा है कि नहीं, तो उस पर यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाए, कैसे हो जाए, एक समान रूप से हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, जब वो आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक पर समान रूप से, एक समान रूप से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित कहते हैं ना, कहां से प्रदर्शित कहते हैं, लैम्ब्डा से, इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सूत्र की बात करें तो जैसे मान लो कि L लंबाई का कोई चालक है, तो L लंबाई के चालक पे मान लो हमने आवेश की मात्रा कितनी है, Q है। अगर L लंबाई के चालक पे आवेश की मात्रा क्या मानी हमने, Q मानी, तो अगर उसका हम एकांक भाग, एकांक लंबाई निकालें, तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या होगी, ठीक है, तो Q अपॉन क्या होगी, Q अपॉन L होगी। L का पक्षांतर होगा ना, Q के बटे में आएगा। यदि L लंबाई के चालक में आवेश की मात्रा कितनी है, Q है, तो एकांक लंबाई में कितनी होगी, तो फिर L का Q में भाग जाएगा कि नहीं, तभी तो निकालोगे। तो कितना आएगा, इस प्रकार से यहाँ सूत्र आएगा लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L। लैम्ब्डा बराबर होता है आपका Q अपॉन L, यही क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, यदि इसका मात्रक निकालना चाहे हम, तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या है, Q माने क्या होता है, आवेश, तो आवेश का क्या होता है, कूलाम प्रति बटे से प्रति, और लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व का क्या होता है, मात्रक होता है। विमीय सूत्र की यदि हम बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए देखिए यहाँ कूलाम है, तो देखिए द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, तो m0 आएगा। अच्छा जी, मीटर है, तो मीटर की विमा क्या होती है, लंबाई, लंबाई की विमा L होती है ना, तो L कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो माइनस की होगी, तो L माइनस क्या हो जाएगा 1, T इसमें है नहीं, तो T क्या आएगा आपका 0, T है नहीं, तो T क्या आएगा आपका 0 आएगा। और कूलाम आवेश क्या होता है, नहीं है, एक मिनट, आवेश का होता है AT, तो वो T यहाँ आएगा और साथ में A आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से m0 L माइनस 1 TA बन जाएगा, ये होगा आपका विमीय सूत्र। बस अब इसी प्रकार से नंबर 2 दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश क्षेत्रीय, कौन सा है, हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब, तो इसमें लिखना है जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से होता है, जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से हो जाता है, तब उसे, तो उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, तो उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से होता है, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित कहते हैं। देखिए सिग्मा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ए क्षेत्रफल वाले चालक के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q है, तो एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, हमने कहा सिग्मा बराबर, और क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, Q अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बस इतना सा सूत्र है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। मात्रक की बात करें तो मात्रक में Q का क्या होता है, कूलाम प्रति, और A का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखो m तो है नहीं है, तो 0 रहेगा। अच्छा, L बटे में है, मीटर बटे में है ना, तो इसका L2 आना है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो L माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कूलाम का AT होता है, तो T आएगा और साथ में A आएगा, तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब आइए, कितने एक नॉय लिखो, बड़ा वाले बन गो, दो किसने बन गो,
देखिए अब तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, है ना। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? जब वो आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर होता है, ठीक है, जब वो आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर होता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित कहते हैं, है ना। कैसे? रो, ये पी जैसा बनता, इसे हम कैसे प्रदर्शित कहते हैं? रो से। सूत्र वही होगा, यदि भी आयतन वाले चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है तो एकांक आयतन वाले चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो रो बराबर आएगा आपका सूत्र कितना? Q अपॉन भी। Q अपॉन क्या आएगा? भी आएगा। भी जहां भी क्या है? आयतन है, ठीक है, ये सूत्र आएगा। इसका मात्रक यदि आपको निकालना हो तो मात्रक देख लेते हैं। मात्रक में Q का क्या होता है? कूलाम प्रति आयतन का क्या होता है? मीटर क्यू, ठीक है। विमीय सूत्र यदि आपको निकालना हो, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा? m तो है नहीं तो 0 रहेगा। अच्छा L आना है तो मीटर 3 है, मीटर है 3 तो L 3 आएगा, ऊपर जाएगा तो काय में होगा? माइनस में, तो L माइनस 3 और कूलाम का 80 होता है तो T आएगा और फिर क्या आएगा? E आएगा। इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और आप लोग अच्छे से पढ़िए और यदि जहां पे समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स कीजिए और देखिए, और जो ना आए समझ में फिर भी जाना यदि प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपका रिप्लाई दे सकें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को इसका लाभ दें, सभी लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग अपने इस चैनल से पढ़ाई कर सकें और रिजल्ट अच्छा बना सकें। जय श्री राम।